हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मानव अधिवास। अधिवास जो है वो मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों में एक अत्यंत उत्कृष्ट एवं ठोस संरचना है। अब देखो, ये तो हमें भी पता है कि मानव द्वारा निर्मित या संशोधित सभी प्रकार के जो भूदृश्य हैं उनको हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। तो अधिवास जो है वो सांस्कृतिक भूदृश्यों में सर्वाधिक स्पष्ट और महत्वपूर्ण रचना है, जिसे मनुष्य अपने निवास के लिए या काम करने के लिए, विभिन्न सामग्रियों के संग्रहण के लिए, पालतू पशुओं को रखने के लिए तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्रियाओं के संपादनार्थ निर्मित करता है। तो ये जो अधिवास है वो भूतल पर ग्रह समूह ये बसाव इकाइयों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, हमें दिखाई देते हैं। तो अधिवास जो या बस्ती शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के या आंग्ल भाषा के सेटलमेंट शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है, और जो बसाव इकाइयों में जनसंख्या समूहों के अभिलक्षण के साथ ही गृहों और मार्गों के रूप में उन सुविधाओं का भी द्योतक है जो निवासियों को सेवा प्रदान करते हैं। अधिवास गृहों के समूह होते हैं, और देखो वास्तव में पृथ्वी के तल पर जहाँ भी कुछ घर एक जगह पर, एक स्थान पर बना लिए जाते हैं तो वो अधिवास कहा जाता है। तो देखो, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे जीन ब्रून्स ने तो गृह और मार्ग को मानव भूगोल के 3 प्रमुख घटकों में से एक बताया था। और ये भी सही है कि जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वस्त्र, भोजन और आश्रय, उसमें जो गृह है या अधिवास है वो मानव की एक मूलभूत आवश्यकता है। तो देखो, इसमें अलग अलग विद्वानों ने इसकी कुछ परिभाषा भी दी है, जैसे कि एन क्लार्क के अनुसार मानव निवास का कोई भी स्वरूप, जहाँ तक कि एकल गृह भी अधिवास हो सकता है। इसमें ये भी है कि ये शब्दावली प्राय गृह समूहों के रूप में प्रयुक्त होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये एक एकल गृह को भी अधिवास हो सकता है। अधिवास है वो पृथ्वी के तल पर मानव द्वारा निर्मित ग्रहों का समूह होता है, जिसके अंतर्गत सीमित ग्रहों वाली लघु पल्ली या पूर्वा से लेकर नगर और महानगर तक सभी सम्मिलित होते हैं। तो ये अधिवास की परिभाषा है कि पृथ्वी तल पर मानव द्वारा निर्मित ग्रहों का समूह होता है, जिसके अंतर्गत सीमित ग्रहों वाली लघु पल्ली या पूर्वा से लेकर नगर और महानगर तक सभी सम्मिलित होते हैं। अब देखो, इसमें आपके टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि अधिवासों के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो जिसमें पहले आते हैं प्राकृतिक कारक, दूसरे मानवीय कारक। तो प्राकृतिक कारक में आते हैं स्थलाकृति, जलवायु, जलाशय, प्राकृतिक वनस्पति। दूसरे आते हैं मानवीय कारक में आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। अब देखो, जो इस्तेलाह करती है उसमें जो नगर के बसाने के लिए ऐसी भूमि का चयन किया जाता है जो सामान्य धरातल से थोड़ी ऊंची हो और जहाँ पर जल भराव ना हो, और इसके लिए भी सुप्रवाहित चौरस भूमि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसी प्रकार जलवायु भी उपयुक्त होनी चाहिए, यानी समशीतोष्ण या शीतोष्ण जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। और ये भी देखो, हमें पता है कि जो जलवायु है वो भौतिक कारकों में से सबसे सर्वप्रमुख है, जो कि मानव को प्रभावित करती है। इसी तरह जलापूर्ति, यानी कि जल ही जीवन है, तो इसके आधार पर मनुष्य के सभी काम जल के द्वारा ही होते हैं। तो जल के अभाव में मानव निवास तथा अधिवासों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मानव जीवन के लिए देखो, वायु के पश्चात जल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति भी, पशु भी, आर्थिक कारक भी। देखो, अब जीविका चलाने के लिए कोई उपयुक्त साधन तो होना चाहिए जहाँ वहाँ मानव निवास आरंभ होता है। तो इस तरह से आर्थिक कारक भी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक कारण भी, रीति रिवाज, सामाजिक संगठन, परंपरा आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सांस्कृतिक कारक, जिसमें धार्मिक विश्वास, मान्यताएं, शिक्षा, तकनीकी विकास, नगरीकरण आदि का प्रभाव अधिवासों के उद्भव एवं विकास के साथ उसकी आंतरिक संरचना और आकार की भी पड़ता है। राजनीतिक कारण भी अधिवासों के उद्भव और विकास को प्रभावित करते हैं।
अब देखो एक टॉपिक आता है अधिवासों के प्रकार। तो स्थल एवं स्थिति के आधार पर अधिवास, इसमें देखो जितनी भूमि पर कोई अधिवास बना होता है तो वह भूमि उस अधिवास का स्थल कहलाती है। यानी कि कोई भी अधिवास जितने स्थल भाग पर बना है वो उसका स्थल कहलाता है। और उस स्थल के चारों तरफ जितने भी समस्त भौतिक सांस्कृतिक दशाएं स्थिति के अंतर्गत आती है, यानी उसके चारों तरफ का जो भी भौतिक और सांस्कृतिक दशाएं हैं वो उसकी स्थिति होती है। तो किसी अधिवास के उद्भव के लिए स्थल का और विकास के लिए स्थिति का उपयुक्त होना आवश्यक होता है। यानी कि उद्भव या स्थापना के लिए तो स्थल, और उसके विकास के लिए या उसका आगे किस तरह से विकास होगा उसके लिए स्थिति का उपयुक्त होना आवश्यक होता है। अब देखो अधिवास भी कई तरह के होते हैं, जैसे मैदानी अधिवास है, जो मैदानों में अधिवास रहते हैं उनको मैदानी अधिवास के अंतर्गत रखते हैं। पर्वतीय अधिवास, तो पर्वतीय अधिवास को दो भागों में बांटते हैं। एक तो अंतर पर्वतीय, यानी कि बहुत सारे पर्वत हैं और उनके बीच में जब अधिवास बनाए जाते हैं तो उनको अंतर पर्वतीय अधिवास कहते हैं। दूसरा है गिरिपदीय, यानी कि जब पर्वत समाप्त होते हैं और वहाँ से जैसे मैदान शुरू होते हैं तो उनके पदीय भागों में, यानी कि तली में या जहाँ से दूसरा धरातल शुरू होता है जैसे कि मैदान शुरू होते हैं तो उनको पर्वत पदीय या गिरिपदीय अधिवास कहते हैं। पठारों पर बनने वाले अधिवासों को पठारी अधिवास कहते हैं। वन स्थलीय अधिवास, यानी कि वनों में जो अधिवास होते हैं उनको वन स्थलीय अधिवास कहते हैं। जलीय स्थिति वाले अधिवास, जिसमें सागर तटीय, नदी तटीय, झील तटीय। जब सागर के किनारे पर अधिवास बनते हो तो उनको सागर तटीय अधिवास कहते हैं। नदी के किनारे या नदी के मोड़ पर या नदियों के संगम पर बनने वाले अधिवासों को नदी तटीय अधिवास कहते हैं। झील के किनारे बसने वाले जो अधिवास हैं उनको झील तटीय अधिवास कहते हैं। मार्ग संगम अधिवास, जब दो मार्गों का कहीं पर संगम होता है तो उस पे जो अधिवास बनते हैं उनको मार्ग संगम अधिवास कहते हैं। जिसमें चौराहे वाले, जब बहुत तरफ से सड़कें आके किसी एक स्थान पर मिलती है और वहाँ चौराहा बनता है तो उस पर जो अधिवास बनते हैं उनको चौराहा अधिवास कहते हैं। रेलवे जंक्शन, इसी तरह से जब बहुत सारी रेलवे लाइन किसी जगह पर आके मिलती है, किसी जगह से हर तरफ रेलवे लाइन जाती है तो वहाँ पर जंक्शन बनता है और उस पे जो अधिवास बनते हैं उनको रेलवे जंक्शन अधिवास कहते हैं। आकार के अंतर्गत अधिवासों के क्षेत्रीय विस्तार, ऊर्ध्ववर्तीय विस्तार तथा जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि क्षेत्रीय विस्तार कितना है, ऊर्ध्ववर्तीय विस्तार कितना है, जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। जनसंख्या का आकार का प्रत्यक्ष प्रभाव अधिवास के क्षेत्रीय विस्तार पर पाया जाता है। यानी कि जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर वो अधिवास का क्षेत्रीय विस्तार होता है। तो जनसंख्या एवं क्षेत्रीय आकार के अनुसार अधिवासों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि पूर्वा, सबसे छोटा क्या होता है, एक पूर्वा होता है जिसमें 2-4 घर होते हैं। फिर धीरे धीरे वो जो पूर्वा होते हैं उसमें और बढ़ते हैं तो वो एक ग्राम में बदलता है। फिर उसमें थोड़ी सी नगरीय ग्राम, यानी कि उसमें थोड़ी सी और सुविधाएं डेवलप होती है, दुकानें आ जाती हैं 1-2, तो वो नगरीय ग्राम बन जाता है। धीरे धीरे जो नगरीय ग्राम है वो कस्बे में बदलता है। फिर वो नगर या शहर में, फिर महानगर और फिर वहट नगर, फिर सन नगर। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि वहट नगर यानी कि जब बहुत बड़ा होता है, सन नगर यानी कि जब दो वहट नगर आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको सन नगर बोलते हैं। तो ये सब हम जैसे कि मेट्रोपोलिस बोलते हैं महानगर को, मेगालोपोलिस बोलते हैं वहट नगर को। तो ये धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि से जो अधिवास होते हैं उनका क्षेत्रीय विस्तार होता है। तो एक पूर्वा से छोटा सा एक पूर्वा होता है जिसको हैमलेट बोलते हैं इंग्लिश में, फिर विलेज, फिर अर्बन विलेज, फिर टाउन सिटी, फिर मेट्रोपोलिस, फिर मेगालोपोलिस और फिर सन नगर, कॉन्डनपेशन बोलते हैं जिसको। तो इस तरह से ये आकार के आधार पर अधिवासों का वर्गीकरण है, जिसमें पूर्वा या हैमलेट सबसे छोटा होता है। फिर आकारी के आधार पर, तो देखो आकारी होती है वो भौतिक आकारी,
अधिवासों की बाह्य आकृति को प्रकट करती है। बाह्य आकृति को सामान्यतः ज्यामितीय अथवा अन्य आकृतियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जिसमें उनके जैसे अधिवासों का विन्यास का प्रमुख योगदान होता है। आकार के निर्धारण में अधिवासों के विन्यास का प्रमुख योगदान होता है। इस बाह्य आकृति को ही अधिवासों के प्रतिरूप भी कहा जाता है। जैसे आगे हम ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप पढ़ेंगे। तो इसमें रेखीय अधिवास होता है सबसे पहले। तो इस रेखीय अधिवास में एक सड़क या किसी रेलवे लाइन के दोनों तरफ रेखा के रूप में अधिवास बनते हैं। आयताकार में आयत के रूप में जहाँ सड़कें एक दूसरे के समकोण पर मिलती है वहाँ पर आयताकार। वर्गाकार जहाँ पर वर्गाकार सड़कें होती हैं और उनके दोनों तरफ जब घर बनते हैं या अधिवास बनते हैं उसको वर्गाकार। वर्ताकार किसी झील या किसी किले या किसी गांव के मुखिया के चारों तरफ जो घर बनते हैं उनको वर्ताकार अधिवास कहते हैं। अर्धवर्ताकार अधिवास जब किसी नदी के मोड़ पर या किसी झील के एक तट पर यानी कि अर्धगोले के रूप में, जैसे नदी का मोड़ है और वहाँ पर अधिवास बनते हैं तो उसको अर्धवर्ताकार अधिवास कहते हैं। त्रिभुजाकार जब आपस में दो सड़कें मिलती हों लेकिन वो एक दूसरे को क्रॉस ना करती हों, या दो नदियाँ आपस में मिलती हों और वो क्रॉस ना करती हो तो उसके बीच में जो अधिवास बनते हैं उनको त्रिभुजाकार अधिवास कहते हैं। अंडाकार अरीय अधिवास वो होते हैं जिसमें कि चारों तरफ किसी बीच रास्ते से कोई मेन चौराहा है उससे चारों तरफ सड़कें जाती हैं और उन सड़कों के साथ अधिवासों का निर्माण होता है तो उसको अरीय अधिवास कहते हैं। अन्य आकृति जैसे तारा जब बनता है, जब अरीय अधिवासों में उन सड़कों के साथ साथ बीच का जो खाली स्थान होता है उसमें भी जब अधिवास बन जाते हैं तो उसको देखो इस तरह से होता है। सबसे पहले आता है सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको रेखीय में क्या होता है। इस तरह कोई सड़क है और इसके दोनों तरफ अधिवास बन गए तो उसको रेखीय अधिवास। आयताकार में इस तरह से सड़कें हैं समकोण पे मिल रही है और इसकी यहाँ पर इस तरह से जब अधिवास का निर्माण हो जाता है तो उनको आयताकार अधिवास कहते हैं। वर्गाकार में बिल्कुल वर्ग में इस तरह से सड़कें मिलती हैं। अगला आता है वर्ताकार में जैसे ये कोई झील ही है और इसके चारों तरफ अधिवासों का निर्माण हो गया, इसमें सड़कें भी इस तरह से गोलाई में होती हैं तो इस तरह वर्ताकार। अर्धवर्ताकार यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे ही मैंने बताया कोई ऐसे नदी है और इसके यहाँ पर वो बनेंगे सारे अधिवास, ये नदी इस तरह से बन रही है, यहाँ पर अधिवास नहीं बन पा रहे तो ये अर्धवर्ताकार। त्रिभुजाकार यानी कि कोई नदी ऐसे है और ऐसे, ये दोनों इस तरह से मिल रही हैं लेकिन ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, दो सड़कें इस तरह से आपस में मिल रही हैं और इसके यहाँ पर जो अधिवास बनेंगे वो सारा त्रिभुजाकार अधिवास होगा। अरीय में जैसे ये बीच का कोई है और इसके चारों तरफ क्या हो रही हैं, सड़कें निकल रही हैं और इन सड़कों के साथ साथ अधिवासों का निर्माण हो रहा है, जैसे ये इस चारों तरफ इस तरह से। लेकिन जब इनका जो बीच का भाग होता है उसमें भी अधिवास बन जाते हैं तो ये होता है तारा अधिवास या तारा प्रतिरूप। पंखा अधिवास होता है वो बनता है पहाड़ी गिरिपदीय भागों में जहाँ पर नदियाँ जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है और उन जलोढ़ पंखों के साथ जब अधिवासों का निर्माण होता है तो उसको पंखा अधिवास कहते हैं। अनाकार यानी कि जब कोई आकार नहीं होता ऐसे ही अधिवास बन जाते हैं या ग्रह बना लिए जाते हैं तो उनको अनाकार अधिवास कहते हैं। अगला आता है ग्रह संख्या या घनत्व। तो इसके आधार पर ग्रहों की संख्या कितनी है और उनके बीच की दूरी कितनी है। जैसे इसमें जो लघु अधिवास होते हैं उनमें ग्रहों की संख्या कम होती है और उनके बीच की दूरी भी अधिक होती है, लेकिन जब बड़े अधिवास होते हैं तो उनमें घर पास पास होते हैं और उनकी संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। तो इसके आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, परकीर्णन या एकाकी अधिवास। अब देखो परकीर्णन में क्या होते हैं, दूर दूर घर होते हैं, जैसे कि रेगिस्तानी भागों में दूर दूर जो ढानियाँ होती हैं और उनके बीच में दूरी काफ़ी होती है।
या इसको एकाकी अधिवास भी कहते हैं, जैसे कुछ लोग अपने खेतों में घर बना लेते हैं, तो इस तरह से एकाकी अधिवास। अर्ध सघन या अवखंडित अधिवास, इसमें अलग अलग जातियों के अलग अलग जैसे ढानियाँ सी होती हैं, तो उसको अर्ध सघन बोलते हैं। सघन या पुंजित, जिसमें पूरा गांव एक पुंज के रूप में या बहुत सघन रूप में घरों के बिल्कुल पास पास होते हैं। तो इसी तरह शहरों में, शहर के जो नगरीय अधिवास है वो सघन या पुंजित अधिवास ही होते हैं, लेकिन ग्रामीण अधिवास परकीर्ण, अर्ध सघन या सघन किसी भी प्रकार का हो सकता है। विकास अवस्था के आधार पर अधिवासों का वर्गीकरण, इसमें देखो क्या होता है कि मानव जीवन जिस तरह से मानव जीवन होता है, उसी तरह अधिवासों का विकास भी विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। और ग्रिफिथ टेलर ने अधिवासों के विकास की 7 अवस्थाएं बताई, जो किसी अधिवास की उत्पत्ति से लेकर उसके अंतिम चरण तक की क्रमिक अवस्थाओं को इंगित करते हैं। जैसे सबसे पहले पूर्व शैशवावस्था आती है, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, जीर्ण अवस्था। तो ये उसकी विकास के आधार पर है। फिर आता है कार्यात्मक, यानी कि अधिवासों में रहने वाले मनुष्यों के समस्त व्यवसायों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। देखो मुख्यतः तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और देखो इसमें जब उनको वहाँ पर रहने वाले लोग हैं या व्यवसाय या किस कार्यों की प्रधानता है, इसके आधार पर भी अधिवासों को 2 प्रधान वर्ग में बांटा जाता है। पहला है ग्रामीण अधिवास, दूसरा है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास, जिस अधिवास में रहने वाले संपूर्ण या अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं और उनकी जीविका का प्रधान आधार प्राथमिक क्रियाएं होती है, उसे ग्रामीण अधिवास कहते हैं। यहाँ पर लोग जो प्राथमिक क्रियाएं जैसे कि कृषि करना, पशुओं का शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुपालन, उत्खनन आदि प्राथमिक कार्यों में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। और जो दूसरा प्रकार होता है नगरीय अधिवास, तो यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या वो द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ क्रियाओं में संलग्न रहती है। यहाँ पर इन क्रियाओं की प्रधानता होती है। नगर हमें पता है कि प्राय बहुकार्यात्मक होते हैं, जहाँ उद्योग, व्यापार, प्रशासन, परिवहन, शिक्षा, सैन्य, पर्यटन तथा अन्य बहुत से सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों की प्रधानता पाई जाती है। तो ये थे नगरीय अधिवास। तो ये थे अधिवासों के प्रकार, विभिन्न जो वर्गीकरण है वो हमने देखे।